नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल श्री सत्यपाल सिंह मेमोरियल एकेडमी में स्वागत है। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं UPLT ग्रेड में फिजिक्स वाला पोर्शन। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो क्वांटिटी, अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया अगर हम निकालते हैं किसी चीज़ का, चाहे हम रेक्टेंगल लें या किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिया है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो ये होती है मीटर, इसी तरह ब्रेथ के भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। एम मीटर के लिए हम लेते हैं डायमेंशन एल स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी हो तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0। यानी यहाँ से अंडरस्टूड है कि बाकी दोनों की पावर 0 है। दूसरी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी तीनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा और जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी एल की पावर 3। इसी तरह तीसरा आता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट अगर हम देखें किलोग्राम, और वॉल्यूम की अभी हमने निकाली है मीटर की क्यूब, तो ये हमारी हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो किलोग्राम की जगह आता है एम, मीटर की जगह आता है एल, तो ml-3। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला है। अब टाइम पीरियड निकालते हैं हम सेकंड में, तो ये हो जाएगा सेकंड की पावर -1, तो यानी t की पावर -1। अगला स्पीड या वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन कोई सी एक निकाल सकते हैं, डायमेंशन दोनों की सेम आएगी। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिखें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, LT-1। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन को हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख देंगे। वेलोसिटी अभी हमने निकाली क्या, मीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड, तो एक पावर पहले से माइनस की थी, एक और जाएगी, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT-2। अगला हमारा आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी mLT-2। ये फोर्स की ऐसा यूनिट हो गई। इसके बाद आता है इम्पल्स। इम्पल्स होता है कि अगर हम कोई लार्ज फोर्स बहुत ही थोड़े टाइम के लिए लगाएं तो वो इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की हालांकि अभी हमने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट डायमेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मीटर के हिसाब से हम कर रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की होती है सेकंड, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि m, किलोग्राम की जगह m आ गया, m की जगह l और सेकंड की जगह t, mLT-1। ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब इससे नेक्स्ट हमारा आता है वर्क एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट 9, ये हमारा आता है वर्क।
वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क और एनर्जी इनकी जो एसआई यूनिट और डायमेंशन होती है वो सेम होती है, वर्क या फिर एनर्जी। तो इसमें हम पहले कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्क का फॉर्मूला लगा रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस हो जाए तो वो कहलाती है वर्क। तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम। फोर्स की ऐसा यूनिट अभी हमने पढ़ी थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर। तो यानी ये हमारा हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम लिख देंगे ml स्क्वायर टी की पावर -2। ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी और डायमेंशन। इससे नेक्स्ट इसमें आता है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की सेकंड। तो इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -3। इससे नेक्स्ट हमारी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। इसे p से डिनोट करते हैं। मास की किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी mL/t-1। ये मोमेंटम की हो गई। इससे अगला प्रेशर और स्ट्रेस, इनकी एसआई यूनिट जो होती है वो सेम होती है। प्रेशर ले लें या फिर स्ट्रेस। तो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की अभी हमने पढ़ी थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर -1 s-2। इसकी डायमेंशन अगर हम लिखें तो ml-1 टी की पावर -2। ये इसकी डायमेंशन हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन को नापते हैं हम मीटर में, यानी ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा डायमेंशन लेस। ये कैसी क्वांटिटी है, ये जो स्ट्रेन होती है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर है तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन तीनों की पावर mLt, तीनों की पावर 0। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे हम कांस्टेंट यूज करते हैं, वो क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस अभी हमने निकाली है, जो प्रेशर की होती है वो स्ट्रेस की होती है। तो ये हमारी अगर ऐसा यूनिट हम लिखें पहले तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्ट्रेन कैसी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन वही हो जाएगी जो स्ट्रेस या प्रेशर की होती है। तो ये हो जाएगा ml-1 टी की पावर -2। अब अगली बात करें तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा mT की पावर -2। ये हो। अगले बात करें सरफेस एनर्जी।
नेक्स्ट सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी की एसआई यूनिट हमने निकाली थी, वर्क और एनर्जी इनकी सेम होती है। ये हमारी होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगी m⁻²। अगला आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब भी कोई ग्रेडियंट वर्ड जुड़े तो उसका मतलब है उसे आपको डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है यानी कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की मीटर, यानी यहाँ सिंपल पर सेकंड और ये आ जाएगा T⁻⁻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 ⁻
बात कर रहे थे कि अगर वेलोसिटी जब भी ग्रेडियंट आए हमें क्या करना है, डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आएगा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर अभी हमने निकाली थी, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है, तो यहाँ पे हम डायमेंशन डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। ये होता है ml⁻⁻1 t⁻²। डिस्टेंस की मीटर और उसकी डायमेंशन l, यहाँ l⁻1 ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा ml⁻⁻2 t⁻²। अब नेक्स्ट आता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगला प्रेशर एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर की डायमेंशन ml⁻⁻1 t⁻², और वॉल्यूम के मीटर की क्यूब यानी L3। तो ये हमारा हो जाएगा -1 और +3 यानी कि +2 ml² t⁻²। ये वही यानी प्रेशर एनर्जी हो, चाहे एनर्जी हो या वर्क हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सब की डायमेंशन ml² t⁻² हो। अगला हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, ml⁻2, एरिया की L², वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी हमने निकाली है था t⁻⁻1। तो ये हो जाएगा यहाँ पावर 2, यहाँ 1 ऊपर जाएगा ये माइनस का ml-1, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा t⁻⁻1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगला आता है एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम सब जानते हैं एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसमें दोनों की मीटर में है, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, यानी ये भी L, इसकी भी डायमेंशन L, दोनों को मीटर में नापते हैं, तो यानी ये हो जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी L⁻�0, यानी एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं? ये साइड्स के रेशो होते हैं, तो यानी दोनों की जो एसआई यूनिट है वो सेम होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इसमें ऊपर भी यानी जो भी लोगे तुम साइड ही लोगे, चाहे वो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, यानी ये भी क्वांटिटी कैसी हो गई, दोनों की एसआई यूनिट सेम हो जाएगी, डायमेंशन सेम, यानी ये क्वांटिटी भी हमारी कैसी हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इससे आगे बात करें हम एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा एंगल अपॉन टाइम। एंगल कैसी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अभी हमने देखा एंगल डायमेंशनलेस और टाइम का टी, यानी इसका हो जाएगा टी की पावर -1। अगला एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली है टी की पावर -1 और टाइम की टी, तो टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। अब क्योंकि इसमें बात है रेडियस की, तो रेडियस यानी किसकी बात चल रही है, डिस्टेंस की, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, सीधी सीधी एल। अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग होता है, यानी जिस तरह से इनर्शिया होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, तो ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो जो मोमेंट इनर्शिया होता है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन, ये होता है मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। मास इसकी ऐसा इसकी डायमेंशन m और स्क्वायर है रेडियस का, तो ml स्क्वायर, ये होगी इसकी। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अभी हमने डायमेंशन निकाली है ml स्क्वायर, और जो एंगुलर वेलोसिटी है ये होती है, अभी यहाँ पे निकाली है हमने टी की पावर -1, तो ये हो गया ml स्क्वायर टी की पावर -1। नेक्स्ट आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल। नेक्स्ट हमारा है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम टॉर्क भी बोल देते हैं, मतलब टॉर्क एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम होगा, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल,
मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ कपल। तो इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स mlt माइनस टू, डिस्टेंस l, तो ये हमारा हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ये मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क होता है एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, इसकी डायमेंशन अभी हमने निकाली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये था ml स्क्वायर टी की पावर माइनस वन और टाइम की t, तो t ऊपर पहुंच जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, इनकी सबकी डायमेंशन कैसी होती है? सेम होती है। अब अगले हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इजकल टू 2 पाई न्यू, यानी 2 पाई मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और हम जानते हैं 2 पाई ये तो कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टी की पावर माइनस वन। इससे नेक्स्ट हमारा आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद वेवलेंथ। अगली हमारी क्वांटिटी है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? एक तरह से डिस्टेंस होती है दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी l। अगला, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, यानी जितनी भी डायमेंशन है वो एनसीईआरटी ग्रेड 11 के लास्ट में दी गई सारी डायमेंशन क्वांटिटी है ये। तो हब्बल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है रिसेशन स्पीड अपॉन डिस्टेंस। अब रिसेशन स्पीड यानी स्पीड आ रही है तो एक सीधी सीधी डायमेंशन है lt माइनस वन। डिस्टेंस के लिए मीटर यानी l से l कैंसिल, ये हमारा आ गया t की पावर माइनस वन। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया। एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, टाइम की t, एरिया l स्क्वायर, तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर गया m t की पावर माइनस थ्री। अगला रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। इंटेंसिटी अभी हमने निकाली, इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया निकाला था m t की पावर माइनस थ्री। स्पीड
एल टी माइनस वन। अब ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू। इससे अगला आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी थी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी की ऐसा यूनिट हम जानते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और वॉल्यूम की एल की पावर थ्री। तो ये हो जाएगा हमारा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दिए, रेनॉल्ड्स नंबर इनटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी इनटू रेडियस। अब पहले बात आती है रेनॉल्ड्स नंबर की, तो ये नंबर है, ये कांस्टेंट है, तो ये कैसी होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये होता है एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस वन, हमने निकाला है पहले, अपॉन मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री इंटू रेडियस यानी डिस्टेंस एल। ये एम से एम कैंसिल, ये हो जाएगा एल की पावर माइनस थ्री है और ये वन, ये माइनस टू और ऊपर जाके प्लस, यानी कि एल ये प्लस में हो जाएगा एल टी माइनस वन। यानी यहाँ पे हम देखा अगर वेलोसिटी वर्ड जुड़ जाता है तो उसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन ही होगी। तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी यानी डायरेक्ट डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। नेक्स्ट आता है एस्केप वेलोसिटी। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर वेलोसिटी है तो डायमेंशन एल टी माइनस वन होगी, तो आप इसे भी देख सकते हो। एस्केप वेलोसिटी होती है अगर हम इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ फेंकें तो वो लौट के वापस नहीं आएगी, यानी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी आर। जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और आर रेडियस ऑफ अर्थ है। इसकी अगर हम डायमेंशन रखें तो टू कांस्टेंट है यहाँ पे, जी एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू और रेडियस यानी कि एल, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अब टी की पावर माइनस टू है तो आप एक पावर बाहर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। यानी अगर वेलोसिटी वर्ड जुड़ा हुआ है तो उसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन ही होगी। अगला आता है हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी। जब भी बात एनर्जी की होगी इसी तरह, जैसे वेलोसिटी अगर जुड़ जाए तो एल टी माइनस वन होता है, इसी तरह अगर एनर्जी वर्ड जुड़ जाए, हीट एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क हो, इन सब की जो डायमेंशन है वो कैसी होगी, वर्क के इक्विवेलेंट, यानी कि एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। यहाँ एनर्जी आ रहा है तो ये हमें ध्यान रखना है, एनर्जी जब भी आए एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। इससे काइनेटिक एनर्जी अभी बात कर रहे थे कि इनकी सबकी डायमेंशन कैसी होगी, यहीं पर मेंशन कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू ही होगी। अब आगे बात आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं हम। ये सब की डायमेंशन सेम होगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, चाहे वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन सेम एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अब नेक्स्ट एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, यानी आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। यानी यहाँ पे क्वांटिटी कैसी है, सेम है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, ये आ जाएगी डायमेंशन लेस। अब अगला देखें तो एंगुलर इम्पल्स। पहले हमने निकाला था खाली इम्पल्स, इम्पल्स था फोर्स इनटू टाइम, और यहाँ पे बात हो रही है एंगुलर इम्पल्स की। एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क इनटू टाइम। अब टॉर्क अभी हमने निकाला था ml² T⁻⁻2 और टाइम का t, तो ये क्या हो जाएगा ml² T⁻⁻1। अगली हमारी क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसके हिसाब से g की वैल्यू अगर हम इन्हें इधर उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा Fr²/m1m2। यहाँ पे ये लिया गया है, यहाँ से F=g m1m2/r² को हमने रीअरेंज किया है, तब g की वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिखी है। फोर्स का डायमेंशन होता है ml² T⁻⁻2, डिस्टेंस यानी l², दोनों मास हैं तो यहाँ पे m²। इसे जब हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 पहले से थी, 2 ऊपर पहुँचेगा m⁻⁻1 l⁴ और t⁻⁻2 l², सॉरी ये होता है mlt-2, तो ये l⁻³ हो जाएगा, m⁻⁻1 l³ t⁻⁻2। वो एनर्जी का होता है ml² t⁻⁻2, फोर्स mlt-2। अगला आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है E=h²। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा E/μ। तो एनर्जी क्या होती है ml² t⁻⁻2, और फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला था 1/टाइम पीरियड यानी कि t⁻⁻2, और ये हमारा हो जाएगा ml², ये प्लस हो जाएगा t⁻⁻1। इससे आगे बात करेंगे हम हीट कैपेसिटी या एंट्रोफी। हीट कैपेसिटी या फिर एंट्रोफी की, दोनों की डायमेंशन सेम है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब हीट एनर्जी यानी ये हो जाएगा ml² t⁻⁻2 और टेम्परेचर यानी केल्विन के, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ml² t⁻⁻2 k⁻⁻1। तो यानी हीट कैपेसिटी का बस फॉर्मूला याद रखना है हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। इसी तरह हीट कैपेसिटी एंट्रोफी दोनों के लिए सेम है। अगला हमारा आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट, इसे हम लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये होता है हीट एनर्जी, जैसे हमने लिखा था हीट कैपेसिटी तो ये होता है हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी होती है हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, यानी कि हीट एनर्जी को हम मास से और डिवाइड कर देते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी हो गई हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, पहले से था इसमें हमने मास की और मल्टीप्लाई कर दी, मास इनटू टेम्परेचर।
ठीक है। हीट एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन सबकी सेम रहती है, ml² T⁻², मास की m, टेम्परेचर हमारा केल्विन, m से m कैंसिल, ये हो जाएगा L² T⁻² केल्विन -1, ये आ जाएगा। इसके बाद आती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है अपना हीट एनर्जी अपॉन मास। हीट एनर्जी अपॉन मास। हीट एनर्जी यानी एनर्जी डायमेंशन सबकी सेम रहेगी, ml² T⁻², मास की m, ये कैंसिल, L² T⁻²। फिर आता है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट या थर्मल एक्सपेंसिटिविटी, यानी इसे हम लिखते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट या फिर थर्मल एक्सपेंसिविटी। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, इनकी SI यूनिट सेम है तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, और टेम्परेचर क्या हो गया केल्विन, यानी डायमेंशन को मीटर यानी L, ओरिजिनल डायमेंशन को भी L से डिनोट करेंगे और टेम्परेचर को केल्विन से, ये आपस में कैल्विन, ये हो गया केल्विन की पावर -1। अब थर्मल कंडक्टिविटी नेक्स्ट हमारा है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी इंटू थिकनेस, हीट एनर्जी इंटू थिकनेस अपॉन एरिया, टेम्परेचर, टाइम। इंपॉर्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है हीट एनर्जी इंटू थिकनेस अपॉन एरिया, टेम्परेचर इंटू टाइम। आप अगर वैल्यू रखें इसकी डायमेंशन तो एनर्जी ml² T⁻², थिकनेस मीटर यानी L, एरिया मीटर का स्क्वायर, टेम्परेचर केल्विन, और टाइम यानी T, L² से L² कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा ml, T एक ऊपर जाएगा यहाँ तो T की पावर -3 और केल्विन की पावर -1। केल्विन को कहीं कहीं थीटा भी लिख देते हैं तो वो एक ही बात है। अगला हमारा आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस या फिर इसे कंप्रेसिबिलिटी का इन्वर्स भी बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी का इन्वर्स। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर पहुंच जाता है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन
वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन रख देंगे, वॉल्यूम हो जाएगा L⁻3 और चेंज इन वॉल्यूम, ये दोनों की डायमेंशन कैसी होगी, सेम होगी। प्रेशर, चेंज इन प्रेशर और प्रेशर दोनों की डायमेंशन सेम, तो यहाँ ये कैंसिल आउट और ये हमारा बच जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2। अब अगले की बात आती है, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी वो एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाता के जिम्मेदार होता है। सेंट्रीपिटल यानी रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंबल A v²/r, v वेलोसिटी, तो ये L⁻⁻1 का स्क्वायर/L, तो ये हो जाएगा L² T⁻⁻2/L, एक पावर कैंसिल आउट L⁻², यानी चाहे नॉर्मल एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दोनों की जो डायमेंशन होगी वो सेम रहेगी। अगला आता है स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम अपॉन टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर की पावर 4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, एनर्जी की mL² T⁻⁻2 अपॉन एरिया यानी L² और टाइम की T और टेम्परेचर केल्विन, तो ये हो जाएगा L² से L² कैंसिल, T ये ऊपर पहुंचेगा -1 हो जाएगा, यानी कि m T⁻³ और K⁻⁻4, ये स्टीफन कांस्टेंट हो जाएगा। एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम और अपॉन टेम्परेचर की पावर 4। अगला आता है हमारा वीन कांस्टेंट। वीन कांस्टेंट होता है वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर। वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर, वेवलेंथ की L और टेम्परेचर की केल्विन, तो ये हो जाएगा L/K। अगला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी की mL² T⁻⁻2 और टेम्परेचर की केल्विन, तो ये हो जाएगा mL² T⁻⁻2 और K⁻⁻1। अगला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी PV = nRT से हम निकाल लेंगे इसे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये होता है प्रेशर यानी PV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। यहाँ पे प्रेशर के डायमेंशन हमने निकाली है mL⁻⁻1 T⁻⁻2, वॉल्यूम की L⁻3, मोल टेम्परेचर की केल्विन, तो ये हो जाएगा mL⁻⁻1 और 3 यानी mL² T⁻⁻2 पर मोल
पर केल्विन, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की होगी। फिर बात आती है चार्ज, ये 10th क्लास में पढ़ा हमने। चार्ज Q इक्वल टू होता है IT, करंट की एम्पियर और टाइम की हमारी सेकंड होती है, यानी T लिख देंगे तो ये हो जाएगा AT। ठीक, अब नेक्स्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया, यानी करंट पर यूनिट एरिया। करंट एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AL⁻²। अगला वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तीनों की सेम होती है, चाहे तो हम इसे वोल्टेज बोल दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। V इक्वल टू होता है W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट वही है, डायमेंशन जो एनर्जी की होती है, mL² T⁻²। चार्ज अभी निकाली हमने AT। अब ये हो जाएगा mL² T⁻³ A⁻⁻1। अब अगली हमारी है इससे रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR और R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I। पोटेंशियल की डायमेंशन अभी अभी हमने निकाली है, जिसमें पोटेंशियल की डिफरेंस है, ये डायमेंशन है mL² T⁻³ A⁻⁻1 और करंट की एम्पियर। 1 एम्पियर पहले से था और 1 एम्पियर अब यहाँ से पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा mL² T⁻³ A⁻²। ये आ गई रेसिस्टेंस की। रेजिस्टेंस से अगली आती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q/V, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की AT और जो वॉल्यूम है उसकी है mL² T⁻³ A⁻⁻1। तो ये हमारा हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ और A²। अगला आता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ये था फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। वहाँ से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ले हम रो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो इसे कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इन्वर्स भी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा RA/L। रेजिस्टेंस की डायमेंशन अभी हमने निकाली है mL², यहाँ पे T⁻³ A⁻⁻2, एरिया की L² और लेंथ की L। तो इससे
एक पावर कट गई तो ये हो जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है F/Q, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की सेम mL/T-2 और चार्ज की अभी हमने निकाली थी AT, तो ये हो जाएगा mL/T ऊपर जाके -3 ए की पावर -1। अगला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इक्वल टू E इंटू एस, यानी इसका क्या होता है फाई इक्वल टू E इंटू एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन अभी हमने निकाली है, या E इंटू ए भी आप कर सकते हो उसे, ताकि सिंबल आपको आसानी से याद रहे। mL/T की पावर -3 ए की पावर -1, एरिया L², ये हो जाएगा mL/3 की पावर -3 ए की पावर -1। फिर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने निकाला है फॉर्मूला टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, हम लिख देते हैं। तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ अपॉन E, यानी टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का ऐसा ही डायमेंशन हमने निकाला है। टॉर्क का होता है हमारा mL² की पावर -2, वही जो एनर्जी का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल अभी निकाला है mL की पावर -3 ए -1। m से m कैंसिल, l से एक पावर कैंसिल, इससे दो पावर कैंसिल, यहाँ 1 बची, तो ये हो जाएगा AT, और एक l की पावर रहेगी तो LAT, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हमने निकाला था mL² T की पावर -3 ए की पावर -1 और डिस्टेंस का L, एक पावर कैंसिल, तो ये हो जाएगा mL/T की पावर -3 ए की पावर -1। मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट हमारा आता है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। अब फोर्स, इसकी डायमेंशन होती है mL/T-2, करंट की एम्पियर, लेंथ की L, L से L कैंसिल, ये हो जाएगा m
टी माइनस टू ए की पावर माइनस 1। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to B into A। मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन अभी निकाली है हमने एम टी माइनस टू ए की पावर माइनस 1, एरिया एल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस 1। नेक्स्ट आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स की एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस 1, करंट की एम्पियर। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा। अगला आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ये भी फॉर्मूला लिया गया है टाउ इजिकल टू एम बी साइन थीटा से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ले लिया, टॉर्क अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं इससे नहीं लिया है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने लिया है टॉर्क अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। या फिर इससे आसान तरीका ये है कि इसका हम ले लें करंट इंटू एरिया। करंट इंटू एरिया, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की होती है एल स्क्वायर, यानी ए एल स्क्वायर। अगला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी, तीनों की सेम रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट की अभी निकाली हमने एरिया इंटू करंट ए एल स्क्वायर, और वॉल्यूम होती है एल की पावर 3, दो पावर कट जाएंगी, ए एल माइनस 1। अगला परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट ये फ्री स्पेस की बात चल रही है, तो ये आएगा कोलाम्स लॉ से ये फॉर्मूला लिया गया है, जिसमें क्या था एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे रीअरेंज कर लिया गया, फोर्स को नीचे ला लिया गया, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इसे अगर हम रीअरेंज करते हैं तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो सीधा फोर्स ऊपर चार्ज 2 बार आ रहा है, तो यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का MLT माइनस 2 और डिस्टेंस एल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं, ये m की पावर -1